हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं दिव्या शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ विजन इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म और आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय अजय सर पर। तो अपने जो नवंबर मंथ का करंट अफेयर है उसका पार्ट 2 अपने कंटिन्यू करने वाले हैं आज। और इसमें अपने जो क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं 15 क्वेश्चन अपने इसमें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करें आज की क्लास को। और पार्ट ए अपना कंप्लीट हो चुका है। जिस भी साथी ने पार्ट ए नवंबर मंथ का पार्ट ए नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जाकर जो मंथली करंट अफेयर प्लेलिस्ट नाम है उस वहाँ जाकर आप नवंबर का पार्ट फर्स्ट देख सकते हैं। ये अपना आज सेकंड पार्ट है, अपने 3 पार्ट में नवंबर को कंप्लीट कर देंगे और इसी के साथ में अपने दिसंबर और जनवरी मंथ को भी कंप्लीट करके डेली करंट अफेयर को कंटिन्यू करेंगे। तो स्टार्ट करें आज की क्लास को। और जैसा कि आप सभी को पता है अपने जो अपनी करंट अफेयर की क्लास को स्टार्ट करते हैं वो स्टार्ट करते हैं एक प्यारे से मोटिवेशन थॉट के साथ में। देखते हैं आज का जो मोटिवेशन थॉट है वो क्या है। आज का जो मोटिवेशन थॉट है वो है, उठो तो ऐसे उठो कि फकर हो बुलंदी को, झुको तो ऐसे झुको बंदगी भी नाज करे, आए हो निभाने को जब किरदार जमी पर, कुछ ऐसा कर जाओ कि जमाना भी मिसाल दे। अब जब आपने एक बार ठान ही लिया है अपनी मंजिल को पाने के लिए, मंजिल की ओर पहुंचने के लिए आप चल दी हो, तो अब जब अपने स्टार्ट कर लिया है ना अपना सफ़र, तो उस सफ़र को जारी रखना है। और जारी रखना है तब तक जारी रखना है जब तक अपने को अपनी मंजिल ना मिल जाए। रास्ते में अपने को कहीं भी नहीं रुकना है, कोई कितनी भी रुकावटें आए उनको नज़रअंदाज करना है और अपने मंजिल की ओर बढ़ते जाना है। एक एक करके अपने कदम से कदम बढ़ाकर चलेंगे तो मंजिल ज़रूर मिलेगी। देखो, एक साथ छलांग लगा के तो कुछ भी हासिल नहीं होता। अपने को अपने जो फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर पर जाने के लिए भी सीढ़ियों का उपयोग करना पड़ता है ना। एक एक करके सीढ़ी चढ़ते हैं, ऐसे तो नहीं छलांग मार के चले जाते हैं। या छत से भी अगर सेकंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पर आ रहे हो तो ऐसे नहीं है कि छलांग लगा के आ जाओगे, एक एक कदम बढ़ा के सीढ़ियाँ उतर के ही आना पड़ता है। वैसे ही अपनी जो मंजिल है, अपना जो टारगेट है उसको भी सेम ऐसे ही समझो कि अभी हम फर्स्ट फ्लोर पर हैं, सेकंड फ्लोर पर आने के लिए जो एक सीढ़ी है उसको तय करके अपने को वहाँ पहुँचना है। तो डेली करंट अफेयर में जो अपनी सीढ़ी थी नवंबर करंट अफेयर की, उसकी पहली सीढ़ी अपने कंप्लीट कर चुके हैं। अब जो सेकंड जो उसका पड़ाव है देखते हैं, आ जाओ पढ़ते हैं अपने बढ़ते पहले क्वेश्चन की ओर। देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन क्या है। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है, हाल ही में चीन की बेल्ट और रोड परियोजना से अलग होने की घोषणा किसने की है। देखो, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि चीन की बेल्ट और रोड परियोजना, इसे क्या नाम दिया गया है? क्या नाम दिया गया? BRI। क्या नाम दिया गया? BRI, बेल्ट रोड इनिशिएटिव। क्या नाम है इसका? बेल्ट रोड इनिशिएटिव। देखो, ध्यान से याद करना है इसको, अपने एक बार और रिपीट कर लेते हैं। देखो, बेल्ट, चीन की बेल्ट रोड परियोजना, उसी को शॉर्ट फॉर्म में क्या बोला जाता है? BRI। इंग्लिश में इसको बोलते हैं बेल्ट, क्या बोलते हैं? बेल्ट रोड इनिशिएटिव। क्या बोलते हैं? बेल्ट रोड इनिशिएटिव इसे बोलते हैं। ठीक है, अगर आप पूछोगे कि मैडम ये बेल्ट रोड इनिशिएटिव परियोजना है क्या चीज़, इसी के तहत एक प्रोग्राम शुरू किया गया था। कौन सा प्रोग्राम शुरू किया गया था अगर उसकी बात करें? OBOR। कौन सा था? OBOR। इसी के तहत BRI थी जो, इसी के तहत एक प्रोग्राम शुरू किया गया। कौन सा प्रोग्राम शुरू किया गया? अभी मैंने आपको बताया, OBOR। ठीक है, ये प्रोग्राम का नाम है। किसके तहत शुरू किया गया? BRI के तहत इसे शुरू किया गया। अच्छा, कब शुरू किया गया इसे अगर आपसे पूछ ले कि इसकी शुरुआत कब की गई, इसकी शुरुआत अगर आपसे पूछ ले तो 2013। कब की गई इसकी शुरुआत? 2013 से इसकी शुरुआत की गई। अब आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है एग्जामिनर कि जो OBOR है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। तो इसकी फुल फॉर्म आ जाओ अपने यहाँ देखते हैं कि OBOR की फुल फॉर्म क्या है। क्या बोला मैंने? OBOR बोला है। इसका मतलब है वन बेल्ट। क्या नाम है? वन बेल्ट और वन रोड। ठीक है, वन बेल्ट है और वन बेल्ट इसकी फुल फॉर्म है। अब आपको क्वेश्चन में क्या पूछा गया, अब अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि चीन की बेल्ट और रोड परियोजना से अलग होने की घोषणा किसने की है। तो अलग होने की घोषणा किसने कर दी? फिलीपींस ने। किसने की है?
फिलीपींस ने अलग होने की घोषणा कर दी है। ये अपने क्वेश्चन का क्या हो गया, राइट आंसर हो गया फिलीपींस। और अब पूछोगे आप कि फिलीपींस ने इससे अलग होने की घोषणा क्यों की है। ठीक है, फिलीपींस ने अलग होने की घोषणा इसलिए की है कि जो चीन की नीतियां हैं, ठीक है, चीन की नीतियों पर फिलीपींस को क्या हो रहा है, शक हो रहा है, संदेह हो रहा है, उसके चलते फिलीपींस ने इस बेल्ट परियोजना से अलग होने की घोषणा कर दी है। अगर अपने फिलीपींस की बात करें फिलीपींस की बात, तो इसमें अपने अगर देखेंगे कि फिलीपींस की राजधानी क्या है, और दूसरा अपने इसमें देख लेंगे कि फिलीपींस में केंद्र कौन सा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए बनेगा फिलीपींस में जो केंद्र है। ठीक है, यहाँ पर मैं लिखती हूँ फिलीपींस, इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए एग्जाम के लिए बनता है, देखो करंट अफेयर का तो क्वेश्चन अपनों ने पढ़ लिया, अब इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट एक चीज पढ़ते हैं अपने कि इसमें केंद्र कौन कौन से हैं। ठीक है, फिलीपींस किसका हेडक्वार्टर कौन सा है, तो इसमें जो हेडक्वार्टर अगर बात करें अपने, तो हेडक्वार्टर है अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन कि अंतर्राष्ट्रीय क्या पूछा जाता है, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान। ठीक है, ये क्वेश्चन आ जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तो कहाँ पर है, फिलीपींस में है। दूसरा अगर अपने बात करें एडीबी, ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करें, तो इसका केंद्र भी कहाँ पर है, फिलीपींस में इसका केंद्र है। तो ये पॉइंट भी आपको साथ में याद रखना है। और एक अगर बात करें अपने सबसे बड़ा, इसमें अगर बात करें द्वीप कौन सा है, ठीक है, एक अपने इसकी बात कर लेते हैं सबसे बड़े द्वीप की। ठीक है, फिलीपींस का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा द्वीप है। ठीक है, अब ये अपने देखते हैं कि सबसे बड़ा द्वीप फिलीपींस का कौन सा है, लुजोन द्वीप। कौन सा द्वीप है, लुजोन द्वीप। तो ये पॉइंट अपने को दो साथ में याद रखने हैं। चलो एक बार अपने क्वेश्चन को रिपीट कर लेते हैं। इसमें क्वेश्चन में पूछा गया था चीन की बेल्ट और रोड परियोजना, तो मैंने आपको बताया कि BRI, इसी को शॉर्ट में क्या बोलते हैं, BRI की फुल फॉर्म बेल्ट रोड इनिशिएटिव। और इसने एक प्रोग्राम शुरू किया, कब शुरू किया, 2013 में वन बेल्ट वन रोड प्रोग्राम की शुरुआत की गई। उसके बाद अपनों ने देखा फिलीपींस में किसका केंद्र है, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र है, ADB का केंद्र है। और देखा अपनों ने कि सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, इसमें लुजोन द्वीप है। तो ये क्वेश्चन अपनों ने पढ़ा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो समझ आया उतना क्वेश्चन जितना अपनों ने पढ़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपके लिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए ये, इसको स्टार लगा लो इस पे आप। ठीक है, स्टार लगा लो इस पे। क्वेश्चन क्या है कि CBSE नाम सुना होगा आपने, CBSE, ठीक है, जिसे अपने बोलते हैं ना इंग्लिश मीडियम, है ना, इंग्लिश मीडियम बोर्ड है ये। CBSE का नया प्रशासनिक कार्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो CBSE का नया प्रशासनिक जो कार्यालय है कहाँ स्थापित किया जाएगा। अपने पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है UAE, दूसरा इजराइल, तीसरा जापान और चौथा ब्राजील। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि CBSE का प्रशासनिक जो कार्यालय है कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो कहाँ स्थापित किया जाएगा। तो इसके लिए अपने एक दो चीज और देखते हैं, इसमें आपको फिर पता चल जाएगा कि कौन सा कार्यालय शुरू किया गया है। एक मैं आपसे पूछूं IIT मद्रास, क्या पूछूं, IIT मद्रास। दूसरा नाम मैं आपके सामने लेती हूँ इसमें, IIT दिल्ली। कौन सा, IIT दिल्ली। ये दोनों मैं आपको पहले क्लास में करवा चुकी हूँ। ठीक है, एक तो क्या है IIT मद्रास है, दूसरा क्या है IIT दिल्ली। अब इनका नाम मैंने क्यों लिया है इसमें, देखो सबसे पहले अगर बात करें अपने IIT मद्रास की, तो IIT मद्रास पहली IIT है कि जो अपना जो मुख्यालय है, जो अपना केंद्र है, वो कहाँ खोलने जा रही है, जो अपना कैंपस है वो भारत से बाहर खोलने जा रही है। तो ये भारत से बाहर IIT पहला ऐसा कैंप अपना जो भारत से बाहर अपना कैंपस खोलने जा रही है। कहाँ खोलने जा रही है, कहाँ खोला है इसने अपना कैंपस, अगर बात करें तो तंजानिया में। कहाँ खोला है, जंजीबार तंजानिया में इन्होंने अपना पहला कैंपस खोला है। ये भारत से बाहर खोला है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अब अगर दूसरी बात करें IIT दिल्ली की, IIT दिल्ली की बात करें तो दिल्ली भी अपना ऑफशोर कैंपस खोलने वाला है। तो ये कहाँ खोलने वाला है, इसकी बात करें तो ये खोलने वाला है दुबई में। कहाँ पर, दुबई UAE। ठीक है, कहाँ, दुबई UAE में ये अपना मुख्यालय खोलने वाला है। तो ये 2 पॉइंट भी आपको साथ साथ में याद करने हैं। क्वेश्चन में CBSE के बारे में पूछा गया है, CBSE का प्रशासनिक कार्यालय कहाँ खोलने वाला है,
ये भी यूएई में खोलने वाला है। राइट आंसर अपना क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अब उसके बाद अगर अपने बात करें कि आईसीसी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, आईसीसी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, वो भी कहाँ पर है, यूएई में है। कहाँ पर है, यूएई में। और अगर आपसे बात पूछे कि आईसीसी जो वर्ल्ड कप होने वाला है इस बार, हुआ है जो वर्ल्ड कप हुआ है वो कहाँ हुआ है, वो भारत में हुआ है। लेकिन अपने को तो अपने क्वेश्चन पढ़ना है, सीबीएसई का नया प्रशासनिक कार्यालय कहाँ पर खोला गया है, कहाँ स्थापित किया जाएगा, यूएई में स्थापित किया जाएगा। और आईआईटी मद्रास ने अपना ऑफशोर कैंपस कहाँ पर खोला है, तंजानिया में। और आईआईटी दिल्ली ने कहाँ पर, दुबई, यूएई में अपना ऑफशोर कैंपस खोलने की घोषणा की है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है अपना, हाल ही में झारखंड में आयोजित महिला एशिया चैंपियनशिप ट्रॉफी की विजेता टीम कौन सी रही है, कौन सी है, महिला एशिया चैंपियनशिप ट्रॉफी है। सबसे पहले अगर बात करें महिला एशिया चैंपियनशिप ट्रॉफी की, अगर अपने बात करते हैं तो इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि इसका आयोजन कहाँ हुआ है। देखो आपको दो तीन चीजें इस बारे में पता होनी चाहिए। अपने क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, महिला एशिया चैंपियनशिप ट्रॉफी है जो, इसका आयोजन कहाँ हुआ है, दूसरा पढ़ोगे इसका संस्करण कौन सा है, तीसरा पढ़ोगे इसका शुभंकर कौन सा है, ठीक है। और चौथा अपने पढ़ेंगे कि फाइनल मैच किन किन के बीच में हुआ है। तो क्या क्या पढ़ना है अपने को, आयोजन, संस्करण और शुभंकर और फाइनल मैच, ठीक है। ये सब अपने को इसमें पढ़ना है। तो पढ़ें, इसको स्टार्ट करें। देखो मैंने अभी आपको क्या क्या बताया। सबसे पहले तो अपने को देखना है इसका आयोजन, क्या देखना है, इसका आयोजन कहाँ हुआ है। दूसरा मैंने आपको बताया कि इसमें अपने को क्या पढ़ना है, इसका संस्करण, ठीक है, कौन सा संस्करण है, मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है ये क्वेश्चन संस्करण वाला। तीसरा अपने को देखना है इसका शुभंकर, ठीक है, तीसरा क्या देखना है अपने को, शुभंकर देखना है। चौथा मैंने बताया कि जो फाइनल मैच है, फाइनल मैच, और इसी से अपना आंसर पता चलेगा अपने को फाइनल मैच से कि फाइनल मैच किन किन के बीच में हुआ था और हार किसकी हुई और इसमें जीत किसकी हुई, इसी से पता चल जाएगा। तो देखें कि आयोजन कहाँ हुआ है, आयोजन हुआ है इसका रांची झारखंड में। कहाँ हुआ है इसका आयोजन, रांची में, ठीक है, ये याद रखना है। रांची कहाँ पर है, रांची कहाँ पर है, झारखंड में, ठीक है, रांची कहाँ है, झारखंड में है। दूसरा अगर अपने बात करें संस्करण, मोस्ट इंपॉर्टेंट संस्करण कौन सा है, 7वां संस्करण है। अब बात करते हैं अपने किसकी, शुभंकर की। तो शुभंकर कौन सा है, शुभंकर देखो, शुभंकर कौन सा है, जूही, शुभंकर का नाम क्या है, जूही। और जूही आपसे पूछ ले तो एक क्या है, ये हाथी है, क्या है, एक हाथी है। जूही आपसे पूछ ले तो जूही क्या है, एक हाथी है। और अगर आपसे पूछ ले कि जूही जो ये हाथी है ये कहाँ मिलते हैं, तो ये मिलते हैं बेतला राष्ट्रीय पार्क में, ठीक है, बेतला जो नेशनल पार्क है वहां मिलते हैं। ये भी अपने यहाँ लिख लेते हैं, इसको आगे देखेंगे अपने, ठीक है। मैंने बात की किसकी, जूही की। अब ये जूही जो हाथी है ये कहाँ मिलते हैं, बेतला, बेतला, बेतला नेशनल पार्क। और ये कहाँ पर है, झारखंड में। कहाँ पर है ये, झारखंड में है। ये पॉइंट भी आप याद रखोगे। तो ये तीनों चीजें आपने देखी। आयोजन कहाँ हुआ, रांची झारखंड में। संस्करण 7वां शुभंकर जूही जो कि एक हाथी है, वो हाथी कहाँ मिलता है, बेतला नेशनल पार्क में जो झारखंड में है। ये चीज आपको याद करनी है। अब अपने बात करते हैं किसकी, फाइनल मैच, ठीक है, किसकी बात करें अब अपने, फाइनल मैच के बारे में बात करते हैं। फाइनल, ये फाइनल मैच किस किस के बीच में हुआ, ठीक है। जो फाइनल मैच हुआ था ये हुआ था भारत वर्सेस जापान के बीच, ठीक है, भारत वर्सेस जापान के बीच में हुआ। इसमें भारत की क्या होती है, जीत, और जापान क्या, हार जाता है इसमें। अपने क्वेश्चन का भी इसी के साथ राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसके साथ अपने क्वेश्चन का भी राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। क्या राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। तो भारत इसमें जीता है। कौन सी थी, महिला एशिया चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023, जिसका आयोजन कहाँ हुआ, रांची झारखंड में हुआ है। संस्करण 7वां है, शुभंकर जूही है, और फाइनल मैच भारत वर्सेस जापान, और जीत किसकी होती है इसमें, भारत की जीत होती है। तो ये था अपना तीसरे नंबर का क्वेश्चन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है अपना, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में टाइम आउट होने वाला पहला खिलाड़ी कौन सा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लो इस पे, तो आप क्या लगा लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लो, क्योंकि इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है। क्या हुआ है
कि टाइम आउट होने वाला खिलाड़ी ऐसा खिलाड़ी जो कि अभी तक खेला ही नहीं है, खेलने से पहले ही, ठीक है, खेलने से पहले ही क्या हो गया, वो आउट हो गया है, खेलने से पहले ही उसे क्या कर दिया गया, आउट कर दिया गया, तो टाइम आउट। अब ये टाइम आउट की कहानी क्या चीज है, ये देखो, जो ये अपना अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में क्या हुआ था, मैच चल रहा था, और ये मैच किन दो टीम के बीच में चल रहा था, अगर बात करें अपने श्रीलंका और बांग्लादेश, किन के बीच में चल रहा था मैच। सबसे पहले तो अपने देख लिया मैच किन के बीच चल रहा था, जहां ये खिलाड़ी टाइम आउट होने पर आउट कर दिया गया, श्रीलंका वर्सेस बांग्लादेश, ठीक है, श्रीलंका वर्सेस बांग्लादेश। इसमें जो बैटिंग कर रहे थे, ठीक है, बैटिंग करने वाले तो कौन थे, श्रीलंका वाले, ठीक है, और इसमें जो बॉलर थे वो कौन थे, बांग्लादेश, ठीक है, जब ये टाइम आउट होता है। अब बात करें टाइम आउट की, जब भी एक खिलाड़ी आउट होता है और उसके आउट होने के बाद से दूसरा खिलाड़ी जब तक आता है उसको टाइम मिलता है 2 मिनट का। कितने टाइम मिलता है, 2 मिनट का उसे टाइम मिलता है, ठीक है। अब 2 मिनट की बात करें तो जो खिलाड़ी था जिसे कि टाइम आउट किया गया उनका नाम क्या था, एंजेला मैथ्यूज, क्या था, एंजेला मैथ्यूज उनका नाम था, जिन्हें कि टाइम आउट कर दिया गया। तो वो क्या है, पिच पर आ गए, पिच पर जो पहुंचे वो 1 मिनट वो कुछ 56 सेकंड या 47 सेकंड में वो पिच पर पहुंच गए थे, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, जैसे ही वो पिच पे पहुंचे उनका जो हेलमेट लगा होता है उसका क्या टूट गया, बेल्ट टूट गया। अब वो क्या, बेल्ट दूसरा हेलमेट चेंज करवाने के लिए गए तो उनको क्या हो गए, 2 मिनट से ऊपर टाइम हो गया, ठीक है, 2 मिनट से ऊपर टाइम हो गया। तो बांग्लादेश का जो बॉलर था, बांग्लादेश का बॉलर कौन था, शाकिब अल हसन, शाकिब अल हसन ने क्या किया, एम्पायर को कह दिया इनका टाइम आउट हो गया और आप इनको आउट घोषित कर दो, ठीक है। तो एम्पायर ने इनसे पूछा कि आप सीरियस है, ऐसा इतिहास में कभी नहीं हुआ है, लेकिन रूल तो है टाइम आउट का। तो इन्होंने कहा हाँ जी सीरियस है, तो इन्होंने एंजेला मैथ्यूज को क्या कर दिया, आउट कर दिया। ये था टाइम आउट होने की कहानी, ठीक है। तो एंजेला मैथ्यूज अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में टाइम आउट होने वाले पहले खिलाड़ी हैं, इतिहास, क्रिकेट के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है। अगर आपसे पूछ ले कितने सालों में, ठीक है, 146 साल में, 146 साल में ऐसा पहली बार हुआ है, ठीक है। तो राइट आंसर अपना क्या हो गया, एंजेला मैथ्यूज। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट टीम में टाइम आउट होने वाला पहला खिलाड़ी एंजेला मैथ्यूज। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए नाम बन जाता है एंजेला मैथ्यूज, भूलना नहीं है आपको इस नाम को। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में भारत के मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर किसे नियुक्त किया गया है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन से आपका करंट अफेयर प्लस आपके जीके का पॉलिटिकल का मैटर अपने कवर करेंगे। अब जब नाम आ ही गया किसका, मुख्य सूचना आयुक्त का, क्यों ना अपने बात करें केंद्रीय सूचना आयोग की, करें बात केंद्रीय सूचना आयोग की। चलो नेक्स्ट पेज पे अपने बात करते हैं किसकी, केंद्रीय सूचना आयोग। इसके भी आप हेडिंग डाल लो इसमें, केंद्रीय सूचना आयोग। क्या पढ़ने वाले हैं आज, अपने करंट अफेयर को छोड़कर पॉलिटिकल पर आ जाते हैं, ठीक है। केंद्रीय सूचना आयोग अपने आज पढ़ने वाले हैं। इसमें अपने 2-3 पॉइंट देखेंगे। क्या क्या पॉइंट देखने हैं आपने को, सबसे पहले अपने को देखना है इसका गठन, इसका गठन कब किया गया, ठीक है। सबसे पहले अपने क्या देखेंगे, गठन देखेंगे। दूसरे नंबर पर अपने देखेंगे संरचना, ठीक है, संरचना देखेंगे। तीसरे नंबर पर अपने देख लेते हैं, इसमें क्या देख लें, कार्यकाल। क्या देखें अपने, कार्यकाल। अब चौथे नंबर पर अपने क्या पढ़े, इसमें चौथे नंबर पे पढ़ते हैं कि जो मुख्य सूचना आयुक्त है इनकी नियुक्ति कौन करता है, ठीक है, इनकी नियुक्ति कौन करता है। अब आगे अपने देख लेते हैं, नियुक्ति भी होगी, नियुक्ति होगी तो क्या होगा, त्याग पत्र भी होगा, नियुक्ति होगी तो त्याग पत्र भी होगा। उसके बाद में देखते हैं अपने इसमें मुख्य सूचना आयुक्त। क्या देखें, मुख्य सूचना आयुक्त के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है, मुख्य सूचना आयुक्त के बारे में पढ़ेंगे। इसमें एक तो अपने देखेंगे पहले, ठीक है, पहले कौन थे और पहली महिला, पहली महिला, ये सब चीजें अपने इसमें पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो इसको भी पढ़ ले साथ साथ में, तो ये मैटर भी अपना साथ में कवर होगा। चलो पढ़ते हैं इसको। देखें इसका गठन कब हुआ था केंद्रीय सूचना आयोग का। केंद्रीय सूचना आयोग का जो गठन होता है वो होता है 12 अक्टूबर को, 12 अक्टूबर और 2005। कब होता है, 12 अक्टूबर 2005 को केंद्रीय सूचना आयोग का गठन किया जाता है। अब जब ये गठन हो गया तो गठन में संरचना, अब ये संरचना क्या चीज है, इसमें संरचना किस चीज की है, 1+10 क्या है,
1+10 टोटल कितने हो गए 11। अब ये 1+10 क्या है, एक तो क्या होगा इसमें अध्यक्ष होगा और 10 क्या होंगे इसमें सदस्य होंगे। समझ आ गई बात इसमें। अब देखते हैं इनका कार्यकाल। अब कार्यकाल भी इनका क्या होता है, 2 टाइप से इनका कार्यकाल होता है। कार्यकाल कितना है इनका अगर बात करें अपने, कार्यकाल है 5-65। क्या है कार्यकाल, 5-65 इनका कार्यकाल है। नेक्स्ट अपने क्या देखने वाले थे इसमें, नियुक्ति। क्या देखने वाले थे, नियुक्ति देखने वाले थे। तो नियुक्ति भी देख लेते भाई इसमें कैसे होती है नियुक्ति। नियुक्ति कौन करता है इसकी, राष्ट्रपति। कौन करेगा, नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। अब जब राष्ट्रपति नियुक्ति करेगा तो त्याग पत्र भी किसे देंगे, राष्ट्रपति को त्याग पत्र देंगे। ठीक है, नियुक्ति जब राष्ट्रपति कर रहा है तो त्याग पत्र भी राष्ट्रपति को दे देंगे। अब आप कहोगे कि राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करता है, मैडम हमने तो सुना था कि इसमें एक समिति भी होती है साथ में। समिति को क्या बोलते हैं इसमें, चयन समिति। क्या बोलते हैं, चयन समिति। अब इस चयन समिति में कितने सदस्य होते हैं, इस चयन समिति में सदस्य होते हैं 3 सदस्य। कितने सदस्य होते हैं, 3। अब ये 3 सदस्य कौन कौन से होते हैं ये देखना है अपने को। तो 3 सदस्य कौन कौन से होते हैं, पहला होते हैं अपने प्रधानमंत्री। कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। अब प्रधानमंत्री हो गए। अब 2 सदस्य और कौन कौन से होंगे, एक तो होंगे लोकसभा के विपक्ष के नेता और तीसरे होंगे कैबिनेट मंत्री। लिखे यहाँ पर लोकसभा, लोकसभा विपक्ष। ठीक है, लोकसभा विपक्ष के नेता। ठीक है, और तीसरा अगर अपने इसमें देखें, तीसरे कौन है इसमें, तीसरे अभी मैंने आपको बताया कौन है, कैबिनेट। ठीक है, कैबिनेट मंत्री। तो इतनी बात आ गई आपको समझ में। अब नेक्स्ट जो अपने को देखना है इसमें और क्या देखना है कि पहले मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे और पहली महिला सूचना आयुक्त कौन थी। और वैसे मैं आपको बता दूं कि अब तक कितनी महिलाएं रह चुकी हैं, 2 महिलाएं ही मुख्य सूचना आयुक्त रही हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो पहले मुख्य सूचना आयुक्त कौन है, पहले मुख्य सूचना आयुक्त है वजाहत हबीउल्लाह। कौन है, वजाहत हबीउल्लाह। ये आपको बता देती हूँ मैं, क्या नाम है उनका, वजाहत हबीउल्लाह, हबीउल्लाह। ठीक है, और दूसरा अगर अपने बात करें कि पहली महिला कौन है, पहली महिला की अगर बात करें अपने तो पहली महिला कौन है, दीपक संधू। कौन है, देखो नाम लड़कों वाला है लेकिन है ये महिला। ऐसे मत कहना कि मैडम ये नाम लड़कों वाला है, नाम लड़कों वाला है लेकिन है क्या ये पहली महिला मुख्य सूचना आयुक्त है। और दूसरी भी बता देते हैं, चलो दूसरी कौन है, सुषमा सिंह। दूसरी कौन है, सुषमा सिंह दूसरी महिला है, ये भी आपको बता देते हैं। तो ये अपनों ने एक बार जो मेन बातें हैं किसकी, केंद्रीय सूचना आयोग की, वो पढ़ ली है। पढ़ा अपनों ने गठन 12 अक्टूबर 2005, संरचना 1+10, जिसमें मैंने आपको बताया कि 1 क्या होता है, अध्यक्ष होता है और 10 इसमें सदस्य। टोटल कितने हो गए 11। कार्यकाल इनका क्या है 5-65। अब ये 5-65 की क्या कहानी है, देखो अब जैसे कोई व्यक्ति है वो मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर नियुक्त किया गया। ठीक है, नियुक्त करने के बाद में क्या हुआ कि उनका कार्यकाल कितने टाइम का हो गया, 5 साल का। अब वो व्यक्ति कितने साल का है, वो व्यक्ति मान लो आप 62 साल का है। ठीक है, 62 साल का है। अब वो 3 साल बाद क्या हो जाएगा 65 का। 5 साल या 65 साल जो भी पहले होगा वो उसका कार्यकाल होगा। 62 साल का व्यक्ति मुख्य सूचना आयुक्त बना, 3 साल बाद वो 65 का हो गया तो उसे क्या दे दिया जाएगा, रिटायरमेंट दे दिया जाएगा। अब कोई व्यक्ति है 40 साल का मुख्य सूचना आयुक्त बन गया, अब वो 5 साल पूरे कार्यकाल अपना करके फिर ही उसे रिटायर किया जाएगा। ठीक है, ये इसकी बात है। उसके बाद अपनों ने क्या देखा था इसमें, यहाँ देखा था अपनों ने राष्ट्रपति, है ना, क्या देखा था अपनों ने, प्रधानमंत्री था यहाँ, ये लिख लो आप, क्या लिखे यहाँ पर, प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री, लोकसभा विपक्ष, लोकसभा विपक्ष, और तीसरा मैंने आपको यहाँ बताया था कैबिनेट मंत्री। क्या बताया था, कैबिनेट मंत्री। ये चयन समिति में 3 सदस्य होते हैं। ठीक है, ये बताया था। चलो क्वेश्चन का आंसर देखें अपने से। क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, भारत के मुख्य सूचना आयुक्त पद पर किसे नियुक्त किया गया है, तो किसे नियुक्त किया गया है और किन के स्थान पर, वाई के सिन्हा के स्थान पर, इनके स्थान पर किन्हें नियुक्त किया गया, हीरालाल सामरिया जी को। किसको नियुक्त किया गया, हीरालाल सामरिया जी को नियुक्त किया गया। अगर इसमें ये भी बता दूं मैं कि जो अपने वाई के सिन्हा हैं ये कौन से नंबर के थे,
ये 11वें नंबर के थे, और हीरालाल सांवरिया जी कौन से नंबर के हैं? 12वें नंबर के हैं। वजाहत हबीबुल्लाह में मैंने बताया अभी, ये सबसे पहले, ठीक है, कौन से नंबर के थे ये? फर्स्ट जो मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे? वजाहत हबीबुल्लाह। ये सारी बातें आपको याद रखनी है। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अच्छे से समझ आया सभी को? कमेंट बॉक्स में बता दिया करो अगर आपको समझ नहीं आता तो। नेक्स्ट देखते हैं, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 95वां नवीनतम सदस्य कौन बना है? देखो 95वां नवीनतम सदस्य कौन बना है? इक्वाडोर, चिली, युगांडा या फिर पापुआ न्यू गिनी? तो अपने को देखना है कि अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन ये क्या चीज है। अगर इसकी बात करें अपने अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन की, इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? इसको मैडम बताती है आपको, इसको शॉर्ट में बोलते हैं ISA। क्या बोलते हैं? इसको शॉर्ट में बोलते हैं ISA बोलते हैं। और अगर अपने बात करें कि ISA की फुल फॉर्म क्या होती है, अब ISA की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। क्या होती है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस। क्या नाम बोला मैंने? ISA। तो इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ठीक है, ये आपको नाम याद रखना है। अब आप कहोगे कि इंटरनेशनल जो सोलर अलायंस है, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन, इसकी स्थापना कब होती है? तो इसकी जो स्थापना होती है वो होती है 2015 में। कब होती है? 2015 में होती है। इसकी स्थापना की किसने थी? इसकी स्थापना करने वाले थे भारत प्लस फ्रांस इसकी स्थापना करने वाले थे। अब एक चीज और रह गई है, क्या रह गई है? इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय अपने भारत में ही है। भारत में भी कहाँ पर देखें? अपने गुरुग्राम। और गुरुग्राम कहाँ पर है? हरियाणा में है। ठीक है, गुरुग्राम कहाँ पर है? हरियाणा में है। तो अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन 95वां नवीनतम सदस्य पूछा गया है। तो नवीनतम सदस्य कौन सा बन गया? इसमें चिली नवीनतम सदस्य बन गया है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब जब नवीनतम सदस्य की बात आई है, ISA का नवीनतम सदस्य 95वां अपनों ने पढ़ ही लिया है, क्यों ना अपने SCO का भी नया सदस्य देख ले। SCO का 9वां सदस्य है, जो कि नवा एकदम नया सदस्य है। इसका SCO का 9वें नंबर का सदस्य कौन बना है? तो कौन बना है? ईरान बना है। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ISA का जो 95वें नंबर का सदस्य तो चिली बन गया। SCO का 9वें नंबर का सदस्य जो कि नया सदस्य है, कौन है? ईरान है। उसके बाद देखिए आसियान का 11वां सदस्य है। आसियान भी देख लेते हैं अपने, क्या देखिए इसमें? आसियान का नया सदस्य कौन से नंबर का? 11वें नंबर का। कौन सा है? तिमोर लेस्ते। कौन सा है? तिमोर लेस्ते। आई बात समझ में आपको? ISA 95वें नंबर का सदस्य कौन बना? चिली। अब ISA की बात की थी, स्थापना 2015 में, और इसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में। फिर अपनों ने देखा SCO का नवीनतम सदस्य ईरान, आसियान का नवीनतम सदस्य तिमोर लेस्ते। तो ये अपने अपने क्वेश्चन थे। और बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लो इस पे आप। क्या क्वेश्चन है? हाल ही में चर्चा में रहे ऑपरेशन ऑल क्लियर, कौन सा है? ऑपरेशन ऑल क्लियर का संबंध किससे है? ऑपरेशन ऑल क्लियर का संबंध किससे है और क्यों ये चर्चा में रहा? अगर बात करें तो ऑपरेशन ऑल क्लियर चर्चा में रहने का जो कारण है वो है भूटान के नरेश। अब आप कहोगे कि मैडम भूटान के नरेश चर्चा में रहे हैं, तो ऑपरेशन ऑल क्लियर का मतलब इससे क्या है? इसका मतलब है ये है कि 2003 की बात है। कब की बात है? 2003 की बात है कि जो असम के विद्रोही थे उन्होंने भूटान में अपना शिविर शुरू किया था। ठीक है, और विद्रोहियों को वापस निकालने के लिए ऑपरेशन चलाया गया था। असम के विद्रोही, अब आप कहोगे ये क्या बात होगी? अब इसमें अपने बात करते हैं कब की? 2003 की। कब की बात करें? 2003 की बात करते हैं। किसके विद्रोही थे ये? असम के। ठीक है, असम के विद्रोही, असम के विद्रोही थे। इन्होंने क्या कर लिया? असम के विद्रोहियों ने, इन्होंने भूटान में शिविर लगा लिए। कहाँ लगा लिए? भूटान में अपने शिविर लगा लिए। भूटान में शिविर लगा लिए और इनको भगाने के लिए, ठीक है, जो विद्रोही थे इनको भगाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन चलाया गया ऑपरेशन ऑल क्लियर।
कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? ऑपरेशन ऑल क्लियर। ठीक है, ये ऑपरेशन ऑल क्लियर चलाया गया। अब आप कहोगे ये चर्चा में क्यों रहा? बात तो 2003 की थी। तो चर्चा में इसलिए रहा क्योंकि अभी हाल ही में, ठीक है, हाल ही में 3 दिन के लिए, कितने दिन के लिए? 3 दिन के लिए भूटान नरेश, कौन? भूटान नरेश, उनका नाम अगर आपसे पूछ ले, भूटान नरेश का नाम क्या है? नाम उनका है वांगचुक। क्या नाम है? नाम ज्ञान वांगचुक। क्या नाम है? नाम ज्ञान वांगचुक उनका नाम है। 3 दिन के लिए कहाँ पर आए हैं वो? असम यात्रा पर आए। ठीक है, 3 दिन के लिए असम यात्रा पे आए। तो ये इतनी चर्चा में क्यों है? ऐसे पहली बार हुआ है कि कोई भूटान का नरेश है वो भारत में, मतलब कि असम में पहली बार आया है। ऐसा पहली बार हुआ है। कौन सा? भूटान नरेश, नाम क्या है? नाम वांगचुक है। और पहली बार कहाँ आए? असम में आए हैं, 3 दिन की यात्रा के लिए आए हैं। तो उसी दौरान ये ऑपरेशन ऑल क्लियर क्या आ गया? चर्चा में आ गया। तो अपना राइट आंसर भी क्या हो गया? भूटान राइट आंसर हो गया। अगर अपने बात करें बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश के लिए अपने काफी चर्चा करते रहते हैं। बांग्लादेश के अभी पिछली क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था? बांग्लादेश के 2 युद्धाभ्यास पढ़ाए थे, है ना? पढ़ाए थे 2 युद्धाभ्यास। भारत प्लस बांग्लादेश के बीच में कितने अभ्यास पढ़ाए थे मैंने? 2 युद्धाभ्यास आपको पढ़ाए थे। कौन कौन से थे? पहले की बात करें तो पहला कौन सा था? बोंगो सागर। कौन सा था? बोंगो सागर। और दूसरा मैंने पढ़ाया था आपको संप्रीति। और एक मैं आपको बहुत बार पढ़ाती होती हूँ कि बांग्लादेश के साथ मैत्री पाइपलाइन योजना शुरू की गई थी। मैत्री पाइपलाइन परियोजना, उसका नाम क्या था? इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन, ये पढ़ाई हुई है। ठीक है, ये भी आपको साथ साथ में याद रखनी है। चलो, इतनी बात आ गई आपको समझ में? आई या नहीं आई समझ में? बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। हाल ही में भारतीय सेना ने चाणक्य रक्षा संवाद 2023 आयोजित किया है। भारतीय सेना ने एक संवाद शुरू किया है। कौन सा संवाद है वो? मोस्ट इंपोर्टेंट है, चाणक्य रक्षा संवाद 2023। इसका आयोजन पूछा गया है, कहाँ किया गया है। अब इस अगर बात करें ना ये चाणक्य रक्षा संवाद की, किसकी? चाणक्य रक्षा संवाद की। इस संवाद में क्या हुआ है? इस संवाद में टोटल 6 सत्र लिए गए हैं। ठीक है, टोटल कितने सत्र? 6 सत्र लिए गए। और इन 6 के 6 सत्र में अलग अलग बातें की गई हैं। ठीक है, इन 6 के 6 सत्र में क्या की गई हैं? अलग अलग बातें की गई हैं। और वो बातें क्या हैं वो भी अपने इसमें देख लेते हैं। ठीक है, इसका जो आयोजन देखें सबसे पहले कहाँ हुआ है और किसने किया है। इसका जो आयोजन करने वाला है वो इंडियन आर्मी ने किया है। ठीक है, किसने किया है इसका आयोजन? देखें तो किसने किया है आयोजन? पहले पढ़ लेते हैं अपने। इसका आयोजन किसने किया है? इसका आयोजन किया है इंडियन आर्मी ने। ठीक है, किसने किया है? इंडियन आर्मी ने इसका आयोजन किया है। क्यों किया भाई इसका आयोजन? करने का क्या कारण था? क्यों किया इसका आयोजन? आयोजन करने का क्या कारण हो सकता है? इसका कारण हो सकता है, ये कारण है कि दक्षिणी जो एशिया है, दक्षिणी एशिया, दक्षिण एशिया में सुरक्षा व शांति, सुरक्षा व शांति को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, यही इसका उद्देश्य हो सकता है। इंडियन आर्मी अपने लिए यही तो करती है, सुरक्षा और शांति का काम। तो इन्होंने एक चाणक्य रक्षा संवाद चलाया दक्षिण एशिया में सुरक्षा शांति के लिए। कहाँ पर इसका आयोजन किया गया था? तो नई दिल्ली में। कहाँ किया गया? नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। नई दिल्ली में भी अगर आपसे स्थान पूछ ले तो सर मानेक शाह सेंटर। कहाँ पर किया गया? सर मानेक शाह सेंटर, यहाँ इसका क्या किया गया? आयोजन किया गया। तो ये आपको याद रखना है। तो बड़े अपने नेक्स्ट आगे 6 सत्र कौन कौन से थे, उनमें क्या क्या बात हुई, ये सब अपने पढ़ते हैं अभी। पहले सत्र में किसकी बात हुई? पड़ोस प्रथम। क्या बात हुई? पड़ोस प्रथम की बात हुई। दक्षिण एशिया का पूर्वानुमान और अध्यक्षता किसने की थी इसमें? राजदूत अशोक कंथा ने इसकी अध्यक्षता की थी। पहले सत्र में किसकी बात होगी? है पड़ोस प्रथम की। अपने को इतना ही याद रखना है, 6 सत्र हुए थे। पहले सत्र में पड़ोस प्रथम की बात हुई थी। दूसरे सत्र पर चलते हैं। दूसरे सत्र में किसकी बात हुई थी? तो दूसरे सत्र में बात होती है इंडो पैसिफिक की। देखो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, 6 सत्र है। 6 सत्र, पहले सत्र का संबंध किससे है और दूसरे का किससे है, अपने को इतना ही याद करना है। पहला पड़ोस प्रथम, दूसरा इंडो पैसिफिक, और तीसरे बात करें सुरक्षा के लिए सहयोगात्मक
साझेदारी, ठीक है। सुरक्षा के लिए क्या है, सहयोगात्मक साझेदारी है, ठीक है। ये तीनों पॉइंट आपको अच्छे से याद हो गए। पहले में पहला है तो पड़ोसी पहले आ गया, तो पड़ोस प्रथम। दूसरे में इंडो पैसिफिक, तीसरे में सुरक्षा के लिए साझेदारी। आगे बढ़ते हैं, 3 सतर और है अपने पास। चौथे में उभरती प्रौद्योगिकी रक्षा और सुरक्षा को कैसे प्रभावित करती है। तो उभरती जो प्रौद्योगिकी है वो रक्षा और सुरक्षा को कैसे प्रभावित करती है, इस बारे में चर्चा कहाँ की गई है, कौन से सत्र में की गई है, तो चौथे सत्र में की गई है। अब बात करते हैं अपने 5वें सत्र की। 5वें सत्र में क्या है, सहयोग क्षमता निर्माण के लिए भारतीय रक्षा उद्योग समर्थक के रूप में, ठीक है। सहयोग क्षमता निर्माण के लिए भारतीय रक्षा जो है उद्योग समर्थक के रूप में है, ठीक है। और छठे सत्र की बात करें तो व्यापक निवारण। तो ये 6 सत्र थे। पहले में पड़ोस प्रथम हो गया, दूसरे में इंडो पैसिफिक हो गया, तीसरे में सहयोग हो गया साझेदारी के लिए, और चौथे में प्रौद्योगिकी की बात की गई है, और 5वें में क्षमता निर्माण की बात की गई है, और छठे में व्यापक निर्माण की बात की गई है। तो ये अपने क्वेश्चन में था। कौन सा था, चाणक्य नीति के बारे में था, चाणक्य रक्षा संवाद था, और इसका आयोजन कहाँ किया गया था, सर मानेकशॉ सेंटर में और नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है। अब देखो, एक तो कैंसर जागरूकता दिवस है, दूसरा अगर अपने बात करें तो विश्व कैंसर दिवस है। दोनों अपने आप में अलग अलग हैं। तो जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है और विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है। तो जो विश्व कैंसर दिवस है वो तो अगर अपने बात करें 4 फरवरी को। कब मनाया जाता है, 4 फरवरी को। कौन सा दिवस मनाया जाता है, विश्व कैंसर दिवस। क्या मनाया जाता है, विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और क्वेश्चन में लेकिन अपने से क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस। तो राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता जो दिवस है वो मनाया जाता है 7 नवंबर को। कब मनाया जाता है, 7 नवंबर को मनाया जाता है। अब ये 7 नवंबर को क्यों मनाया जाता है, इसको मनाने का 7 नवंबर को क्या कारण है, क्यों मनाया जाता है ये 7 नवंबर को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि कैंसर जागरूकता दिवस 7 नवंबर को मनाने का कारण ये है कि इस दिन मैडम क्यूरी की क्या होती है, जयंती होती है। क्या होती है इस दिन, मैडम क्यूरी की जयंती होती है, इसीलिए इसी दिन क्या मनाया जाता है, कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है। मैडम क्यूरी की जयंती के दिन क्या मनाया जाता है, कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है। लेकिन आपसे पूछ ले कि विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। क्वेश्चन का अपने राइट आंसर क्या हो गया, 7 नवंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, आपको इसको अच्छे से याद करना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, हाल ही में पहली बार T20 सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किसने जीती है। तो हाल ही में T20 जो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी है किसने जीती है। तो फाइनल मैच देखेंगे इसमें सबसे पहले किन किन के बीच में हुआ था। जो फाइनल मैच है वो हुआ था इसमें पहले देखेंगे आयोजन कहाँ होता है। सबसे पहले अपने को देखना है कि इसका आयोजन कहाँ हुआ, ठीक है। सबसे पहले क्या देखेंगे अपने इसमें कि इसका आयोजन कहाँ होता है। तो आयोजन इसका हुआ है मोहाली में। कहाँ हुआ है, मोहाली में इसका आयोजन हुआ है। और मोहाली कहाँ पर है, मोहाली है पंजाब में। कहाँ पर है मोहाली, ये पंजाब में है, ठीक है। किसका आयोजन हुआ, T20 का हुआ। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का पूछा गया है, तो इसमें ऑप्शन अपने पास है राजस्थान, मुंबई, बड़ौदा और पंजाब। तो आयोजन सबसे पहले देखा मोहाली पंजाब में हुआ है। दूसरा अपने इसमें देखते हैं कि किससे संबंधित है। सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए कि संबंधित किससे है। तो किससे संबंधित है ये, क्रिकेट से, ठीक है। संबंधित किससे है ये, क्रिकेट से ये संबंधित है। और देखे फाइनल मैच किन किन के बीच में हुआ है, कौन सा मैच है ये, फाइनल मैच हुआ है पंजाब वर्सेस बड़ौदा, ठीक है। पंजाब वर्सेस बड़ौदा, इनके बीच में क्या हुआ है, फाइनल मैच हुआ है। इसमें जो जीत हुई है, जीती कौन सी टीम है, पंजाब इसमें जीत गई है और बड़ौदा इसमें हार गई है। तो इसी के साथ अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, पंजाब अपना राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन राइट आंसर है। ट्रॉफी को याद रखना आपको, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। संबंध किससे है इसका, क्रिकेट से इसका संबंध है। और जो T20 का आयोजन ये कहाँ किया गया था, मोहाली में किया गया था। और मोहाली कहाँ पर है, पंजाब में मोहाली है, ठीक है।
और राइट आंसर अपना क्या हो गया, पंजाब राइट आंसर हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार किसके साथ पहला रेल लिंक कोकराझार गेलफू प्रारंभ करेगा? अभी अपने पढ़ के आए हैं ऑपरेशन ऑल क्लियर। कौन सा ऑपरेशन पढ़कर आए हैं? ऑपरेशन ऑल क्लियर। और मैंने आपको इसकी पूरी कहानी बताई थी कि ऑपरेशन ऑल क्लियर क्या चीज है। ऑपरेशन ऑल क्लियर का संबंध किससे है? भूटान नरेश है ना। भूटान नरेश कहाँ पर आए? असम में आए हैं, ठीक है। कहाँ पर आए? असम में आए। और इसी के दौरान एक रेल लिंक योजना स्टार्ट की गई है। तो ये असम के जो भूटान नरेश आए हैं, भूटान हो गया राइट आंसर अपना। लेकिन अगर बात करें कि ये पहली रेल लिंक है किन किन के मध्य? पहली रेल लिंक किसके मध्य है? ये भारत और भूटान। किसके मध्य है? भारत प्लस भूटान के मध्य पहली रेल लिंक है। अगर अपने बात करें, किसकी बात करते हैं? कोकराझार की, ठीक है। कोकराझार की अगर बात करें तो ये कहाँ पर है? असम में है। और गेलफू की बात करें तो गेलफू कहाँ पर है? भूटान में है। तो इन दोनों के मध्य ही क्या स्टार्ट किया गया है? कोकराझार गेलफू जो रेल लिंक है इसे शुरू किया गया है। अपना जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? भूटान हो जाएगा। ये अपना क्वेश्चन था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन अपना क्या है। अगला जो क्वेश्चन है अपना, हाल ही में विश्व रेडियोग्राफी दिवस 2023 कब मनाया गया? अब जो विश्व रेडियोग्राफी दिवस है, और रेडियोग्राफी से संबंध किस बात का अगर बात करें अपने, तो रेडियोग्राफी किससे संबंधित है? जितनी भी अपनी जांच वगैरह होती हैं, ठीक है, जैसे एक्सरे वगैरह हो गया, तो उनको जांच का संबंध किससे है? रेडियोग्राफी से। और जो विश्व रेडियोग्राफी जो दिवस है ये जो मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 8 नवंबर को। कब मनाया जाता है? ये 8 नवंबर को मनाया जाता है। और अगर बात करें अपने कि 8 नवंबर को क्यों मनाया जाता है, ये अगर आपसे पूछ ले कि 8 नवंबर को जो रेडियोग्राफी दिवस क्यों मनाया जाता है, चलो आप कमेंट बॉक्स में बताओ क्यों मनाया जाता है ये 8 नवंबर को। अच्छा, तो ये कब मनाया जाता है? 8 नवंबर को मनाया जाता है। इसको मनाने का कारण क्या है? क्या कारण है इसको मनाने का? कारण है कि रोडजन। क्या कारण है? रोडजन ने किसकी खोज की थी? एक्सरे की खोज की थी भाई। किसकी खोज की थी? एक्सरे की खोज की थी। कब की थी? 8 नवंबर को की थी। 8 नवंबर 1895। कब की थी? 8 नवंबर 1895 को किसकी खोज कर दी थी? एक्सरे की खोज किसने की थी? रोडजन ने की थी। इसीलिए इसी दिन क्या मनाया जाता है? विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाया जाता है। अगर अपने बात करें रोडजन की, तो इन्हें भौतिकी का नोबेल पुरस्कार भी मिला हुआ है। तो अगर बात करें भौतिकी का नोबेल पुरस्कार इन्हें कब मिला था? 1901 में, ठीक है। 1901 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? रोडजन को मिला था। किसको? रोडजन को। और क्यों मिला था ये अभी मैंने आपको बता दिया। किस लिए मिला था? 8 नवंबर 1895 में इन्होंने किसकी खोज कर दी थी? एक्सरे की खोज करती थी। और इसीलिए 8 नवंबर को एक दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाया जाता है। अगर आपसे पूछ ले कि वर्ल्ड वैगन डे कब मनाया जाता है, कौन सा डे? वर्ल्ड मतलब कि विश्व शाकाहारी दिवस। इंग्लिश में से क्या बोलते हैं? वर्ल्ड वैगन डे। अब आप कहोगे कि वेजिटेरियन होता है, वैगन थोड़ा ना होता है ना, शाकाहारी। लेकिन देखो शाकाहारी में क्या हो जाता है, जो अंडे वगैरह खाते हैं ना, उसमें वेजिटेरियन में अपने उनको रख देते हैं, हाँ भाई अंडा ही खाया है इसने, है ना। लेकिन वैगन क्या होते हैं? जो सिर्फ और सिर्फ घास वगैरह, मतलब कि जो सब्जी वगैरह उगाई जाती है, सिर्फ ये इसी का सेवन करते हैं, वो क्या होते हैं? वैगन। तो वर्ल्ड वैगन डे कब मनाया जाता है? 1 नवंबर को। कब मनाया जाता है? 1 नवंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन अपना था विश्व रेडियोग्राफी दिवस, तो उसका राइट आंसर क्या हो गया? 8 नवंबर। देखते हैं अगला क्वेश्चन अपना, हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों का 14वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ? और फिर से वही बात आ गई, पहले अपनों ने पढ़ा केंद्रीय सूचना आयोग, अब अपने पढ़ते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की अगर बात करें तो इसका गठन कब हुआ था? ठीक है, इसका गठन कब हुआ था और कौन सी समिति की सिफारिश पर हुआ था? देखे, चलो पढ़े इसको। सबसे पहले तो अपने ये पढ़ लेते हैं कि राष्ट्रीय जो मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। पढ़े इसको। राष्ट्रीय मानवाधिकार राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस की बात करते हैं, ठीक है।
राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ये आप सभी बताओ कमेंट बॉक्स में, ठीक है। उतने अपने बात कर लेते हैं किसकी, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की बात कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ लिखते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ठीक है। इसकी बात करते हैं। तो मैंने आपको बताया सबसे पहले अपने देखेंगे इसका क्या गठन, दूसरा अपने देखेंगे गठन तो देख ही ले, सबसे पहले पढ़ेंगे, और दूसरा अपने इसमें क्या पढ़ेंगे कि कौन सी समिति की सिफारिश पर, कौन सी समिति की सिफारिश पर, और पहले अध्यक्ष कौन है और वर्तमान अध्यक्ष कौन है, पहले और वर्तमान। ये इतनी चीजें अपने को इसमें पढ़नी है। करें स्टार्ट इसको। तो इसका स्थापना कब होती है? इसकी स्थापना होती है 1993 के अधिनियम के तहत। कब होती है? 1993 के अधिनियम के तहत किसकी स्थापना होती है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना होती है। अब आपसे पूछे कौन सी समिति की सिफारिश पर होती है, तो रंगनाथ मिश्रा। कौन सी समिति है ये? रंगनाथ मिश्रा। अब देखो रंगनाथ मिश्रा समिति है, ठीक है। क्या है ये? एक समिति है। और अध्यक्ष आपसे पूछ ले कि पहले अध्यक्ष कौन से हैं, तो वो भी कौन है? रंगनाथ मिश्रा। कौन है? रंगनाथ मिश्रा ही पहले अध्यक्ष थे, और इन्हीं के नाम पर समिति थी, रंगनाथ मिश्रा समिति। 1993 का अधिनियम था। अब बात करते हैं अपने वर्तमान अध्यक्ष की। किसकी बात करें? वर्तमान अध्यक्ष की अगर अपने बात करें तो वर्तमान अध्यक्ष कौन है इसके? अरुण मिश्रा। कौन है? अरुण मिश्रा। अरुण मिश्रा, ठीक है, याद रखोगे ये। अरुण मिश्रा वर्तमान अध्यक्ष है। पहले अध्यक्ष कौन है इसमें? रंगनाथ मिश्रा पहले अध्यक्ष है, ठीक है। अब चलो बढ़ते अपने क्वेश्चन की ओर, अपना आंसर देखते हैं। अच्छा, मैंने आपसे पूछा था कि राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है ये? 10 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। क्वेश्चन में अपने से क्या पूछा गया है? 14वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ है? राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों का जो 14वां जो सम्मेलन ये कहाँ पर हुआ है? इससे पहले अपने देखते हैं कि 13वां कहाँ पर हुआ था, ठीक है। 13वां सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? 13वां सम्मेलन हुआ था मोरक्को में। कहाँ हुआ था? मोरक्को में। और 14वां कहाँ हुआ है? कोपेनहेगन। ये कहाँ पर है? डेनमार्क में, ठीक है। 14वां कहाँ पर हुआ है? कोपेनहेगन में, ठीक है। इतनी बात आ गई समझ में। ये अपनों ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में पढ़ा। गठन 1993 के अधिनियम के तहत समिति रंगनाथ मिश्रा समिति, और पहले अध्यक्ष कौन है? पहले अध्यक्ष है रंगनाथ मिश्रा। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? अरुण मिश्रा। तो इतनी चीजें याद हुई आपको। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का अपना सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, 37वें राष्ट्रीय खेलों की पदक तालिका में शीर्ष स्थान किसे मिला है? इंपॉर्टेंट लगा लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि 37वें नंबर के जो राष्ट्रीय खेल है उसका पदक तालिका में स्थान कौन सा मिला है, ठीक है। पदक तालिका में शीर्ष स्थान किसे मिला, ये अपने को इसमें देखना है। तो सबसे पहले अपने इसमें देखते हैं शीर्ष स्थान, तो देखो अपने पढ़ेंगे, उसके बाद अपने पहला पढ़ते हैं कि पहली बार इसका आयोजन कहाँ हुआ था। तो पहली बार जो इसका आयोजन कहाँ हुआ और कब हुआ, देखिए इसको पहली बार जो पहली बार इसका आयोजन हुआ था कब हुआ था और कहाँ हुआ था, ठीक है। अब आप देखोगे कि पहली बार इसका आयोजन मैं बताती हूँ आपको कहाँ हुआ था, लाहौर में। कहाँ हुआ? लाहौर में। अब लाहौर में आयोजन हो रहा है, अंतर्राष्ट्रीय खेल है, लेकिन कब हुआ ये देखो 1924 में। तब लाहौर किसका हिस्सा होता था? अपने भारत का ही हिस्सा था। 1924 में पहले राष्ट्रीय खेल शुरुआत हुई थी और लाहौर में ये खेले गए थे। अब अपने बात कर रहे हैं किसकी? 37वें की। उससे पहले बात करते हैं अपने कौन से नंबर की? 36वें नंबर की। इनका आयोजन कहाँ किया गया था? 36वें नंबर के जो राष्ट्रीय खेल थे इनका आयोजन कहाँ किया गया था? गुजरात में। कहाँ किया गया था? गुजरात में इनका आयोजन किया गया था। लेकिन जो 37वें नंबर के हैं इनका आयोजन कहाँ किया गया है? गोवा में। और अगर इसकी बात करें, इसकी थीम क्या है? गेट सेट गोवा। क्या है? गेट सेट गोवा इसकी थीम वाक्य है, ठीक है। थीम वाक्य अगर आपसे पूछ ले, ठीक है, क्या पूछ ले आपसे? थीम वाक्य पूछ ले आपसे, तो थीम वाक्य क्या है? गेट सेट गोवा। क्या है? गेट सेट गोवा इसका थीम वाक्य है। अगर अब अपने आगे देखें कि शुभंकर क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट आपसे पूछ लिया जाता है। क्या पूछ लिया जाएगा? शुभंकर। शुभंकर क्या है इसका? मोगा। क्या है? मोगा शुभंकर है, ये आपको याद रखना है। क्या है? शुभंकर। मोगा शुभंकर है। अच्छा, मोगा का अर्थ आपसे पूछ ले, क्या शुभंकर? मोगा।
मोगा ये शुभंकर है। इसका अर्थ पूछ ले तो अर्थ क्या है इसका? प्रेम। मोगा का अर्थ क्या है? प्रेम है। और थीम वाक्य है गेट सेट गो है। पहले स्थान पर कौन है? पहले स्थान पर इसमें कौन है और दूसरे स्थान पर कौन है, ये दोनों अपने को पढ़ना है। क्योंकि दूसरे स्थान वाला किस लिए इंपॉर्टेंट है? क्योंकि वो 36वें नंबर के राष्ट्रीय खेल में पहले स्थान पर था और 37वें नंबर पर पहले स्थान पर महाराष्ट्र है और दूसरे स्थान पर कौन है? सर्विसेज। ठीक है, और ये 36वें नंबर में पहले स्थान पर था। तो ये थे अपने क्वेश्चन और राइट आंसर क्या हो गया? महाराष्ट्र राइट आंसर हो गया। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अपना जो लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे ओलंपस एआई मॉडल का संबंध किससे है? ओलंपस एआई जो इसका संबंध है मॉडल का, इसका संबंध है अमेजोन से। किससे संबंध है? अमेजोन से इसका संबंध है। और इसकी बात करें कि क्या चीज है ये? एलेक्सा। एलेक्सा का अपडेट वर्जन है। ठीक है, क्या है? एलेक्सा का अपडेट वर्जन है, ये आपको याद रखना है। और ये क्या है? एक भाषाई मॉडल है। ठीक है, जैसे अपने एलेक्सा से सारे काम करवाते हैं वैसे ही ये इसका अपडेट वर्जन है। क्या है? ओलंपस एआई मॉडल है, भाषाई मॉडल है। ये कौन सा मॉडल है? भाषाई मॉडल है। और इसका संबंध किससे है? अमेजोन से इसका संबंध है, ये आपको याद रखना है। और अगर बात करें किसको टक्कर देने के लिए इसको लॉन्च किया गया? GPT-4। GPT-4 को ये टक्कर देने के लिए तैयार किया गया है। राइट आंसर अपना क्या हो गया? अमेजोन हो गया। एलेक्सा का अपडेट वर्जन है और ये क्या है? अमेजन का एआई आधारित भाषा मॉडल है। ये याद रखोगे, कौन सा मॉडल है ये? भाषा मॉडल है। तो ये थे अपने करंट अफेयर के नवंबर करंट अफेयर का पार्ट 2। कौन सा पार्ट है? नवंबर करंट अफेयर का अपना पार्ट 2 है। ठीक है, ये अपनों ने कंप्लीट कर लिया पार्ट 2। और जिन्होंने अभी तक फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखें, उसको कंप्लीट करें। और आज की क्लास को अपने यहीं समाप्त करते हैं। इस क्लास की पीडीएफ के लिए आप विजन इंस्टीट्यूट जो ऐप है वहाँ विजन इंस्टीट्यूट जो ऐप है उसको ज्वाइन कर सकते हो और जीके बाय अजय सर टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। इस पे आपको जो है इस क्लास की पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी। आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।